हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी जी के क्विज। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं AIBE के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस के बारे में। जो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम से पहले ज़रूर ही पढ़ लेनी है। ये इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि मैंने इन सभी को एक ही वीडियो में रख दिया है। और यहाँ पे मैं आपके लिए 15 ऐसे क्वेश्चन बताऊँगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, आपके एग्ज़ाम के लिए, प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में देखिए, मैं आपको पहले थोड़ा ये बता देता हूँ। मैंने ये आपके लिए सुविधा के लिए ब्लैक कलर से लिख दिया है, ठीक है। जो आंसर है, हम ज़्यादा क्वेश्चन के यानी ऑप्शन के ऊपर नहीं भागेंगे, हम डायरेक्ट आंसर के। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को किसी को भी इस चीज़ से प्रॉब्लम हो, यानी कि अगर जैसा होता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम होती है कि सर मुझे तो ये चारों के चारों ऑप्शन बताइए कि चारों ऑप्शन में क्या मतलब है, यानी क्या है चार ऑप्शन। तो फिर मैं आपकी सुविधा के लिए ज़रूर ही चारों ऑप्शन बताऊंगा। लेकिन अभी तो मैं आपके लिए, ये टाइम कम है इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बताऊंगा, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको ये चारों ऑप्शन पढ़ के बताऊँ तो फिर मैं चारों ऑप्शन आपको पढ़ के बताऊँगा। और अगर आप लोग इसके PDF चाहते हैं ना, तो आप मुझे कोई एक जना यानी कि कमेंट कर देना। मैं यानी कल एक कमेंट आया भी था, लेकिन माफ़ी चाहता हूँ, अभी वो थोड़ा मैं साइड पर ज़्यादा टाइम नहीं मिल नहीं पाया। लेकिन अभी एक ही जने का कमेंट आया। अगर मेरे हिसाब से 5-6 लोगों के कमेंट आ जाते हैं ना कि हाँ, क्योंकि हम जो चैनल बनाएंगे, हम टेलीग्राम पे चैनल बनाएंगे वो अपना, तो फिर कम से कम उस पर शुरुआत में थोड़े सही होना चाहिए, ताकि अगर हम शुरुआत में PDF प्रोवाइड कराएं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्या कहते हैं कुछ लोगों पे पहुंचे कुछ लोगों पे नहीं पहुंचे। इसलिए जो जो लोग चाहते हैं PDF यानी कि जानकारी नहीं है तो मैं बता दूं, अगर आप इसके PDF चाहते हैं तो फिर आप कमेंट कर देना कि यस सर PDF चाहते हैं, या फिर यस PDF यानी गिवन मी PDF। तो इस तरीके PDF का आप मैसेज कर देना, मैं आपके लिए PDF प्रोवाइड करा दूंगा 1-2 दिन में ज़रूर। और मैं अपना एक मॉडल पेपर लेके आ रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आपके AIBE के एग्जामिनेशन, ऑल इंडियन बार काउंसिलिंग का एग्जाम होता है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा वो पूरा। उसमें मैं आपके लिए यानी कि जितने भी आज तक पेपर में आए हैं उन सब में से मैं पिछले 20 सालों तक के पेपर देखूंगा, उनमें जितना भी रिपीट हुआ है उनमें से क्वेश्चन रखूंगा, ठीक है। और मैं आपके लिए 3 सेट ऐसे बनाऊंगा जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये जो आपके एग्जाम्स है, मेरे हिसाब से मैं आपके लिए 5 से 6 दिन पहले आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा। तो एक आ जाएगा 5 से 6 दिन पहले, और दूसरा आ जाएगा कम से कम 3 दिन पहले, और उसके बाद आ जाएगा एक पेपर जो है उससे एक रात पहले, ठीक है। यानी कि पेपर से एक रात और पहले, ताकि आपको समय मिल जाए अगर आपके जो क्वेश्चन तैयार नहीं है उनके लिए। और अगर आप लोगों को उसके आंसर चाहिए होंगे तो वो मैं टेलीग्राम पे अचीव करा दूंगा, जहाँ पे जाके आप नेट प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से जाकर उसके आंसर भी देख सकते हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आशा करता हूँ आप लोग ये इतना तो समझ गए होंगे कि PDF चाहिए तो कमेंट कर देना, और जो मॉडल पेपर लाऊंगा इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखना। तो फ्रेंड, यहाँ पे पहले क्वेश्चन में कहता है, ये साहित्य अनुबंधन यानी ये साहित्य अनुबंध कानून, ये परकाम्य सॉरी ये हाँ, परकाम्य उपकरण अधिनियम 1881। अरे भैया, हाँ, परकाम्य अधिनियम परकाम्य उपकरण अधिनियम 1881 के संदर्भ में परकाम्य साधनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सबसे कम सटीक है, ठीक है। आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, इसमें कम सटीक वाला हमसे पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। तो परकाम्य साधन को विचार के लिए नहीं माना जा सकता और या तैयार नहीं किया जा सकता, यानी कि ये विचार के लिए इसे नहीं माना जा सकता। तो ऑप्शन नंबर D इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आप लोगों को बता दूं, रिवीजन के तौर पे आपको वीडियो जरूर देखनी है। एक आध भैया ने यानी कि सहयोग किया है इसमें, रिवीजन के तौर पे वीडियो देख कर उन्होंने कमेंट करते हुए आंसर के जवाब दिए हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। और मुझे यानी कि पूरा विश्वास है कि आपको दूसरी बार वीडियो देखने से आपके जो क्वेश्चन है वो पूरी तरह याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए हों तो कमेंट जरूर करके बता देना कि यस सर आई हैव कम्प्लीटेड माई वर्क, यानी कि आपको पूरी तरह याद हो गई है, ताकि और लोग जो हैं उन्हें भी सहयोग मिले। और अगर आपको याद नहीं हुए तो आप मना करना, क्योंकि मैं जो प्रॉब्लम रह रही है उसे सुधारूँ। अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम बता देना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सबसे अच्छा प्रवीण के सिद्धांत का वर्णन करता है, क्योंकि यह अनुबंधन कानून पर लागू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा है कि सबसे अच्छा प्रवीण के सिद्धांत का वर्णन करता है क्योंकि यह अनुबंधन कानून
पर लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। इसमें कहता है कि अनुबंधन आमतौर पर इस तरह के अनुबंधन के लिए पार्टियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को अधिकार प्रदान या उसके तहत दायित्व को लागू नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसमें कहता है कि एक अनुबंधन आमतौर पर एक अनुबंधन आमतौर पर इस तरह के अनुबंधन के लिए पार्टियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को अधिकार प्रदान नहीं कर सकता। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहता है निम्नलिखित उदाहरणों में से किस में संविदात्मक दायित्व या का विशिष्ट प्रदर्शन है जो प्रदान किए जाने की संभावना है। ठीक है, तो यहाँ पे बी जो है इसका राइट आंसर है, जहाँ चल संपत्ति को स्थानांतरित करने का ठेका है। ठीक है, और हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे कहता है भारत में अनुबंध कानून के तहत एक प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान सबसे कम सटीक है। तो इसमें कम सटीक बताना हमें, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इसमें कहता है कि किसी तीसरे पक्ष द्वारा प्रस्ताव की शर्तों को स्वीकार करने पर, यानी कि प्रस्ताव की जो शर्तें हैं उन्हें स्वीकार करने पर एक प्रस्ताव में चूक होती है। ठीक है, एक प्रस्ताव में चूक होती है। इसमें कम सटीक पूछा है, तो प्रस्ताव को जो शर्तों को स्वीकार करने पर ये प्रस्ताव की एक चूक होती है, तो ये गलत बात है। चूक कैसे हो जाएगी, जब इसे स्वीकार कर लिया है तो। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है कि चोट या गंभीर चोट मामलों में साबित होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है। यानी कि वह मामला बताइए जिसमें यानी आवश्यक तत्व नहीं है, चोट या गंभीर चोट कि अपराधी का उद्देश्य पीड़ित को चोट पहुंचाना था यानी चोट पहुंचाना था या नहीं था। यानी कि तत्व नहीं है, यानी कि ये उस पर डिपेंड नहीं करता कि अपराधी का जो उद्देश्य था वो पीड़ित को चोट पहुंचाना था भी या नहीं। चोट तो लगी है ना, जाहिर सी बात है, तो अपराधी तो है ही। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पे ये कहता है कि निम्नलिखित में से किस उदाहरण में एक अभियुक्त भारतीय दंड संहिता 1860, तो आपको ये सन याद रखनी होती है, 1860 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध का दोषी होना यानी कि होने की संभावना है। तो यहाँ पे जो है आपका डी जो आंसर है वो राइट हो जाएगा। इसमें कहता है जहाँ ये ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, जहाँ आरोपी के अनुसार चोट बहुत मामूली है और छोटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहता है दोषी होने की संभावना है, यानी कौन सा यानी दोषी हो सकता है कि आरोपी ये कहता है हाँ, जहाँ पे आरोपी ये कहता है कि जो चोट है वो मामूली और छोटी है। अरे भैया, तुम आरोपी हो, तुम्हारा ये काम नहीं है कि तुम ये बताओगे कि चोट यानी कम है ज़्यादा है, कि चोट उससे कम लगी है, यानी कि तुम्हारा उद्देश्य तो और ज़्यादा मारने का था। ये अपराध का दोषी है, यानी कि एक तो तुमने उसकी चोट लगाई और वो यानी मारा उसे, और ऊपर से तुम कह रहे हो कि चोट उसके मामूली लगी है। तो इस तरीके से अपराध होने की संभावना होती है ये उसके। ठीक है, अपराधी होने की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहता है भारतीय दंड संहिता 1860। देखिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये जो सन आती है आपको सन बहुत ही ज़्यादा याद रखनी है। और ये जहाँ तक आपको कोई भी नहीं बताएगा कि यूट्यूब चैनल पर कोई भी नहीं बताएगा कि आपको सन याद रखनी होगी। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको सन याद रखनी होगी। भारतीय दंड संहिता, अब ऐसा लगता है, देखो मैं आपको बताता हूँ, भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा दंड का एक रूप नहीं है। तो इसमें से सामुदायिक सेवा दंड का रूप नहीं है, क्योंकि ये तो सेवा है ना, तो संपत्ति जब्त करना, उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाती है। ठीक है, आजीवन कारावास ये भी उससे दंड होता है, साधारण कारावास ये भी दंड होता है। सामुदायिक सेवा ये कब से दंड होने लगा, ये तो धर्म है हर किसी की सामुदायिक सेवा करना। तो यहाँ पे जैसे आ सकता है भारतीय दंड संहिता की, यानी कि भारतीय दंड संहिता और फिर डैश लगा दे कि इससे आगे बताओ, इससे आगे क्या आएगा, कि भारतीय दंड संहिता और उससे आगे फिर डैश लगा दे कि फिर यहाँ पे पूरा क्वेश्चन लगेगा कौन से दंड का नहीं है, और उसने बता दी सामुदायिक का नहीं है, तो फिर आपको सन बतानी होगी कि 1860 का नहीं है। तो आपको सन भी ध्यान रखनी होगी। और फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अभी बता रहा हूँ, क्योंकि लाइक करने में ना तो आपका डाटा जाता है, ना ही आपका स्टोरेज जाती है, ना ही कुछ, यानी कुछ भी नहीं जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, मुझे मोटिवेशन मिलता है, जो भी मोटिवेशन है, और वीडियो बनाने में क्या कहते हैं, मुझे कम से कम मैंने पहले ही बताया 2 आवर का समय लगता है। ठीक है ना, तो फिर थोड़ा सा सहयोग कर देना, आप सिर्फ एक लाइक कर देना। और मैं ये नहीं कहता अगर वीडियो अच्छी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर नहीं लगा तो मत करना, लेकिन आपकी एक काम की वीडियो है, आपके लिए है, इसलिए केवल एक लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे हम 8th क्वेश्चन की बढ़ते हैं। इसमें कहता है आपराधिक मामलों में बयान से संबंधित निम्नलिखित बयानों में से कौन सा सबसे सटीक है। तो इनमें हमें सबसे सटीक बताना है बयान से संबंधित। तो इसमें ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। तो इसमें ये कहता है कि ये इकबालियत स्वीकार है बशर्ते अभियुक्ति, यानी वो अभियुक्त ने इसे
स्वच्छता से दिया हो और मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड की है। इसमें दंड यानी देखो दंड प्रक्रिया संहिता 1973, ये आपको सन, मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपको सन पर थोड़ा गौर रखना है। तो 1973 उल्लेखित सभी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। तो इसमें जो है ये सबसे सटीक जो कौन सा आ जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, जो कि सबसे सटीक का मतलब है इसमें सबसे ज़्यादा जो राइट है वो कौन सा है। ठीक है, और यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तो इसमें कहता है कि ये दंड प्रक्रिया संहिता 1973 अभी आपने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें ये कहता है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत गिरफ्तार किए गई यानी गिरफ्तार व्यक्ति के बुनियादी अधिकारों में से कौन सा नहीं है। तो इसमें पूछता है कि कौन सा इनमें से नहीं है। तो यहाँ पे कहता है ये जो बी है वो आपका राइट हो जाएगा। इसमें कहता है कि पूछताछ कक्ष सहित हर समय वकील के उपस्थित होने का अधिकार। देखो ये वकील के पास ये अधिकार नहीं होता है कि वो अगर आरोपी से पूछताछ हो रही है तो अभी वो उसके संग क्या कहते हैं रहे, यानी पूछताछ के समय भी उसके संग रहे, इसका कोई अधिकार नहीं होता। तो कौन सा इनमें से कौन सा सटीक नहीं है, तो ये यानी संग होना ये सटीक नहीं है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने 10th क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पे कहता है हमारे 10th क्वेश्चन में कहता है कि जो अगर निम्नलिखित कम से कम एक विचार है कि अदालत आमतौर पर वजन यानी कि अदालत आमतौर पर वजन जमानत यानी वजन जब जमानत के लिए एक आवेदन पर विचार करेंगे होने की संभावना होती है। यानी कि ये संभावना कब होती है, जब निम्नलिखित में से कम एक विचार की संभावना कब होती है, जब वो उसकी जमानत के लिए विचार करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इसमें कहता है कि मामले को संभालने व पुलिस को अधिकार यानी पुलिस का अधिकार क्या है, मामले को संभालने और पुलिस के अधिकारी क्या चाहते हैं, तो इसके अनुसार ही वो उसकी जमानत पे जो विचार है वो विचार होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो ये वाला आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि इन सब में से ये फर्स्ट नंबर पे आता है ये वाला क्वेश्चन। हाँ, फर्स्ट पे आता है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कहता है दंड प्रक्रिया संहिता, मैं आपको पहले बताइए, आपको सन ध्यान रखनी होगी। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के बारे में निम्नलिखित बयानों में से कौन सा कम सटीक है, इनमें से कम सटीक बताना है। ठीक है, तो इसमें कहता है कि चूंकि यह एक केंद्रीय कानून है इसलिए केवल संसद ही इसमें संशोधन कर सकती है, ना कि राज्य विधानसभाओं को, यानी कि राज्य विधानसभा इसमें संशोधन नहीं कर सकती, केवल केंद्रीय कानून ही संशोधन कर सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहता है ये अचल संपत्ति, अरे यार ये इसकी प्रॉब्लम ये आ जाती है, ऊपर से वो हो जाता है। तो इसकी अगर किसी को पता हो कि कैसे सही होगा तो प्लीज़ करके कमेंट बताना। ठीक है, और मैं अभी ये वाला 12 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। यहाँ पे ये कहता है कि अचल संपत्ति के शीर्षक की परीक्षा के बारे में निम्नलिखित बयानों में से कौन सा सबसे कम सटीक है। तो इसमें जो है वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो इसमें कहता है कि अचल संपत्ति के शीर्षक की जांच में सार्वजनिक अभिलेखों में उपलब्ध सूचना शामिल है लेकिन निजी अभिलेखों में नहीं। तो ये जो है इसका कम सटीक हो जाएगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने ये 13 नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो इसमें ये कहता है कि संपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले काम के पक्षकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सबसे सटीक है। तो अरे हाँ, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें कहता है कि जिस व्यक्ति पर इस तरह के विलेख के तहत कोई बाध्यता यानी थोपी जाती है उसे अनुबंधन करने में सक्षम होना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहता है कि सबसे सटीक कौन सा है, इनमें से सबसे सटीक ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो हम बढ़ते हैं अपने 14 नंबर क्वेश्चन की। तो इनमें कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बयान सिफारिशों के बारे में एक मौलिक नियम का वर्णन नहीं करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सिफारिश का बयान इसमें नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। सिफारिशों को तथ्य पर लागू कानून के सभी सिद्धांतों की सूची देनी चाहिए। तो ऐसा कोई भी नहीं है कि सिफारिश होने का। ठीक है, तो जैसे जो लोग सिफारिश कराते हैं उसके लिए ये। और हम बढ़ते हैं अपने आज लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो को यहाँ तक वॉच कर रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और वीडियो मैंने फास्ट बोला है क्योंकि एक जने ने कहा था कि वीडियो बहुत ही स्लो बनती है, यानी थोड़ा तेज बोला करो, तो इस तरीके बोला करो, तो थोड़ा फास्ट बोला। अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है, और यहाँ पे हमारे ये लास्ट क्वेश्चन में कहता है कि लिखित बयानों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सबसे सटीक है। तो इनमें से सबसे सटीक हमें कथन बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी है वो आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें कहता है कि प्रतिवादी लिखित वक्तव्य में न्यायालय की अनुमति से सभी बाद के चरण में
सेट ऑफ या प्रति दावे की रक्षा को जोड़ सकता है यदि ऐसा करने का कारण है। तो इसमें ये कहता है कि बयानों में से सबसे ज़्यादा सटीक कौन सा, तो सबसे ज़्यादा सटीक आपका जो डी है वो हो जाएगा। ठीक है। और यार आपके यहाँ पे जो 15 क्वेश्चन है वो पूरे कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो को पसंद आई होगी, और अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो चैनल यानी वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और ये वीडियो एक जने को शेयर जरूर कर देना ताकि उसके भी काम आ जाए। और अगर आप कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हो या आपका कोई रिश्तेदार है जो कंपटीशन की तैयारी करता है, जो कंपटीशन की तैयारी करना चाहता है, तो उसके लिए ये चैनल ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इस पर आपको कंपटीशन से संबंधित और सरकारी जितनी भी जो निकलती हैं प्रतियोगिताएं वगैरह, उसके लिए इस पर सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी, फ्री नोट्स बताए जाएंगे आपको। ठीक है, प्रोवाइड कराई जाएंगी, नोट्स बताए जाएंगे, पीडीएफ दिया जाएगा। और अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो आज भी कमेंट कर देना, क्योंकि कल केवल एक जने ने कमेंट किया था, तो फिर अब ऐसे तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द अपने टेलीग्राम चैनल बनाऊँ। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप भी कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।